तो भाई कल की वीडियो में मैंने ऊपर वाले से बस एक प्रार्थना करी थी कि हे भगवान चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये बारिश वाला नाटक मत करना। लेकिन ऊपर वाले के सामने चली है कि आज तक किसी की नहीं चली है, आज तक किसी की। हाँ, एक सच ये भी है कि जब भारतीय टीम के शुरुआती 4 विकेट आउट हो गए थे तो कहीं ना कहीं एक कोने में बैठ के मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि भगवान देखो, जो पहले वाली प्रार्थना थी कि बारिश ना हो, वो कुछ रिवर्स हो सकती है, क्योंकि अभी शायद अगर बारिश हो जाए तो उसमें ज्यादा फायदा है इंडिया का। लेकिन उसके बाद ईशान भैया आते हैं, उनके साथ हार्दिक भैया आते हैं और ऐसा चलते हैं कि पाकिस्तान वाले कह रहे होते हैं कि बारिश वगैरह कुछ हो सकती है। और उसके बाद इंडिया जब पाकिस्तान के सामने एक अच्छा खासा फाइटिंग स्कोर खड़ा कर देती है, तब तो दिमाग बस यही कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये मैच होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, ऊपर वाले के सामने चली है क्या आज तक किसी की? भाई एक बॉल नहीं हुई, मैं पूरा नजरें टकटका के बैठा था कि 40 ओवर होंगे तो इतने भैया यहां पे डिफेंड करने होंगे, 30 ओवर होंगे तो इतने डिफेंड करने होंगे। लेकिन उसके बाद खबर यह आती है मैच रद्द हो चुका है। नहीं, सुबह से बैठ के सारे काम धंधे छोड़ के बस एक मंशा अपने दिल पे रखे हुए थे कि कुछ भी करके आज का मैच भारत को जिताना है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ऊपर वाले के सामने चली है क्या किसी की? भाई क्यों होती है बारिश, मेरे को समझ में नहीं आता है। भाई हर दिन बारिश होनी चाहिए, लेकिन जिस दिन मैच है ना उस दिन ये सब मेरे को हुतियापा बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है। और खासकर जिस दिन इतना इंपॉर्टेंट मैच जो भैया कभी कभार देखने को मिलता है, उस दिन तो कतई पसंद नहीं आता है। पर जो भी कहो, भले ही कल के मैच में भारत पाकिस्तान की अच्छे से नहीं ले पाई, लेकिन जैसे ही मैच खत्म होता है तो इरफान पठान जरूर पाकिस्तान की ले लेते हैं। क्योंकि मैच जैसे ही रद्द होता है तो इरफान पठान सीधे ट्विटर पे जाते हैं और वहां जाके पता है क्या लिखते हैं कि बहुत सारे पड़ोसियों के टीवी बज गया। लेकिन ये बात पूरे तरीके से सच नहीं है, क्योंकि भले ही कल के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच नहीं हुआ, पर कल के ही दिन भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल खेला जा रहा था हॉकी में, और उसमें भारत ने पाकिस्तान को बुरे तरीके से हरा के एशिया कप अपने नाम कर लिया है। तो कुल मिला के टीवी तो फूटे हैं, हाँ, लेकिन थोड़े से कम फूटे होंगे। खैर, कल के दिन पाकिस्तान में क्या फूटा क्या नहीं फूटा ये तो हम बाद में देखेंगे, पर एक इंडियन प्लेयर जरूर है जिसकी कल के दिन पूरे तरीके से किस्मत फूट गई है। और ये जो किस्मत फूटी है ये सिर्फ कल के लिए नहीं फूटी थी, बल्कि आने वाले कई दिनों तक फूट गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बताता हूं। जैसा मैं कह रहा था कि कल के दिन पाकिस्तान में कुछ टीवी सेट फूटने से तो जरूर बच गए, लेकिन एक इंडियन प्लेयर है जिसकी कल के दिन पूरे तरीके से किस्मत फूट गई है, और ऐसी किस्मत फूटी है कि आने वाले दिन तक फूटी ही रहनी है। लेकिन उस प्लेयर की ये जो किस्मत फूटी है ना, इससे कहीं ना कहीं भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अब जिस प्लेयर की मैं बात कर रहा हूं उनका नाम है केएल राहुल। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल के दिन जो केएल राहुल की कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट बोले जा रहे थे, जो कि असल में कल का मैच खेलने ही नहीं वाले थे अगर केएल राहुल फिट होते, पर भैया खेल गए क्योंकि केएल राहुल पहले 2 मैच के लिए अनअवेलेबल थे। और मैं बात कर रहा हूं यहां पे ईशान किशन की, जिन्होंने कल के दिन ऐसी शानदार पारी खेली कि कुछ लोगों ने कहा कि केएल राहुल को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, सच में कुछ लोगों ने कहा भाई। खैर, ये सब तो मजाक की बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सच ये जरूर है कि ईशान किशन ने जो कल के दिन पारी खेली है ना, उससे एक बहुत बड़ा सुकून मिला है, बहुत बड़ी एक तसल्ली मिली है कि भाई फाइनली एक लेफ्ट हैंडर है जो तैयार हो रहा है। और केएल राहुल के अलावा ऐसा कोई प्लेयर है जो भैया बीच में आके सपोर्टिव रोल प्ले कर सकता है। क्योंकि ईशान किशन ने भले ही ओपनिंग में पिछली कुछ पारियों में 50 जड़े थे, मतलब पिछली 3 पारियों में 50 मार के आए थे, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं उनपे थोड़ा सा भरोसा कम आता था जब बात आती थी कि मिडिल ऑर्डर में वो कैसा खेलेंगे। पर कल के दिन ईशान ने कहा कि भैया जब फॉर्म पकड़ाई है तो सिर्फ ओपनर के तौर पे थोड़ी पकड़ा है, कहीं पे भी खिलाओगे, रन मार के दिखाएंगे। अगर टीम मुश्किल में भी होगी तो ऐसा नहीं है कि हम आते ही रैश शॉट खेलने लगेंगे। हालांकि आते ही उन्होंने छक्का जरूर जड़ दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से ठहराव भरी पारी उन्होंने खेली है, जिस तरीके से उन्होंने ये साबित किया है कि भाई हम भी बड़े मैच के प्लेयर हैं, जब जब टीम मुश्किल में फंसेगी तो हमको भी खड़ा होना आता है। हम ऐसे ही धोनी भाई को अपना आइडल नहीं बताते हैं, हालांकि जो आइडल बताते हैं हार्दिक पांड्या, उन्होंने भी कल के दिन बहुत बखूबी से एमएस धोनी वाला रोल प्ले किया और हम सभी को उन्हें सॉरी कहने पे मजबूर कर दिया, जो उनका पिछले कुछ वक्त से मजाक उड़ा रहे थे उनके स्टेटमेंट के लिए, उनके एटीट्यूड के लिए। हालांकि जो उन्होंने कहा था वो अब भी सही साबित नहीं होता है, पर उसके बावजूद भी मैं तहे दिल से और बहुत ही खुशी के साथ ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी जो उनकी इज्जत में गिरावट आई थी ना, वो काफी हद तक कल के दिन भैया यहां से यहां पहुंच चुकी है। इसीलिए मैंने कहा
सॉरी हार्दिक भाई, क्योंकि मैं भी उन लोगों में से था जो पिछले कुछ वक्त से हार्दिक भाई का थोड़ा सा मजाक उड़ा रहा था। लेकिन देखो हार्दिक पांड्या भाई, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ऐसी पारियां खेलोगे ना तो क्यों बोलेंगे कुछ भाई, इतनी तारीफ करेंगे कि मुंह थक जाएगा, लेकिन बोलना बंद नहीं करेंगे। और सच में ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने एक अलग ही भैया दिल को राहत पहुंचाई है और एक अलग ही यकीन दिलाया है कि भले ही शुरुआती टॉप ऑर्डर के बंदे चले ना चलें, लेकिन हम पे आप भरोसा रखिए, हम चलेंगे। और जैसा मैंने कहा, ईशान किशन के चलने से एक राहत इसलिए भी पहुंची है क्योंकि वो एक लेफ्ट हैंडर हैं। हम अगर केएल राहुल को खिलाते तो आप सोचिए सब के सब राइट हैंडर हो जाते। और मुझे कहीं ना कहीं अब भी ये लगता है कि कल के मैच में अगर केएल राहुल खेल रहे होते ना तो जो काम ईशान किशन ने किया है वो इतनी आसानी से नहीं कर पाते, क्योंकि ईशान किशन का एक लेफ्ट हैंडर के तौर पे वहां पे आना थोड़ा सा पाकिस्तानी बॉलरों को परेशान कर रहा था। बाकी बाबर आजम की घटिया कैप्टनसी ने पूरा काम कर दिया था। मतलब शाहीन अफरीदी को उस बंदे ने इतने गंदे तरीके से यूज किया, शाहीन क्या पाकिस्तान के बाकी पेसरों को भी इतने गंदे तरीके से इस्तेमाल किया कि इससे वाहियात और घटिया कैप्टनसी हो ही नहीं सकती थी। मतलब शाहीन अफरीदी ने जब तीसरा विकेट लिया था उसके बाद चलो एक और ओवर दिया, उस बंदे ने जैसे ही एक और विकेट लिया उससे कहा हटो हम भैया स्पिनर से डलवाएंगे। और स्पिनर्स पाकिस्तान के कुछ नहीं उखाड़ पा रहे थे, लेकिन बाबर आजम ये ठान के बैठे थे हम तो डलवाएंगे, जो करना है कर लो, डलवा के रहेंगे। भाई हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी के कुल मिला के जो 30 ओवर होते हैं वो पूरे फिकवा नहीं पाया। इससे बड़ी भैया खराबी कप्तानी में हो ही नहीं सकती थी। मतलब वो पेसर जब आखिरी के ओवरों में लौटे तो लगातार फिर से विकेट लेने लग गए थे, वही विकेट वो पहले भी ले सकते थे, लेकिन बाबर आजम ने कहा अगर भैया अच्छी कप्तानी कर देंगे तो लोग हमको दिमाग वाला नहीं बोल देंगे। बाकी कल के मैच में एक कमाल की चीज ये हुई कि जिन प्लेयरों से हमने उम्मीदें लगा के रखी थी उन्होंने पूरे तरीके से हक दिया, और जिनसे हमने हल्की फुल्की उम्मीदें लगा के रखी थी उन्होंने कहा कि भैया अब तुम्हें बताते हैं कि कैसे खेला जाता है, ताकि आने वाले मैचेस में तुम हमसे भी उम्मीदें लगा के बैठो। हम रोहित शर्मा से उम्मीद लगा के बैठे थे, लेकिन रोहित भाई ने कहा तो क्या हुआ, हम पिछले 7-8 दिन से लेफ्ट हैंड बॉलर्स के सामने प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, लेकिन जब बात आएगी रियल मैच की हम तो हगेंगे। हालांकि रोहित भाई ने शुरुआत अच्छी करी थी, एक कैच छूट गया था मैं जानता हूं दूसरी बॉल पे, लेकिन फिर भी जब वो समझ चुके थे तो इंद्रदेव क्रोधित हो गए। वो कहने लगे अरे रोहित को कैसे सेटल होने देंगे, वो फड़ करके बरसे और रोहित भाई को वापस जाना पड़ा। उसके बाद जब रोहित भाई वापस आते हैं और बादल आसमान में भी वापस आते हैं, ओवरकास्ट कंडीशन हो जाती है, बॉल जरूरत से ज्यादा हिलने लगती है, इतनी हिलने लगती है कि कोहली भाई भी चौंक जा रहे होते हैं स्विंग देख के कि भैया इतनी स्विंग में तो रोहित शर्मा कैसे खेलेंगे। और रोहित भाई भी किसी को निराश नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि ना आज तक इतनी लेफ्ट हैंड पेस की स्विंग में हम खेले हैं ना आज खेलेंगे। और बस उसके बाद पवेलियन लौट जाते हैं। फिर कोहली भाई आते हैं, उनसे भी उम्मीदें लगी हुई थी, लेकिन कोहली का देखो डिसमिसल जो था थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था। हालांकि भैया आउट तो आउट ही होता है, बड़े प्लेयर हैं, उम्मीदें लगी हुई हैं, चलना पड़ेगा, नहीं चलेंगे सुनाए जाएंगे, ज्यादा नहीं सुनाए जाएंगे क्योंकि भैया आगे आपसे ही उम्मीदें हैं। और कहीं ना कहीं देखो मुझे यह भी लगता है कि कल के दिन ईशान किशन की जो पारी आई, हार्दिक पांड्या की जो पारी आई, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी था। हालांकि आप सोच रहे होंगे भैया उन्होंने तो कुछ करा भी नहीं है, उनका हाथ कैसे था, लेकिन स्टिल भाई देखो मुझे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये फील होता है कि जो ऐसे प्लेयर्स हैं ना जो ज्यादा चलते नहीं हैं या उतना कॉन्फिडेंट होकर नहीं खेल पाते हैं, इनको भी एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है जब इनको ये पता होता है कि जिस टीम में ये समय खेल रहे हैं या जिस टीम के लिए भी खेल रहे हैं, जाहिर सी बात है वो इंडियन टीम है, लेकिन इस इंडियन टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल रहे हैं, तो अंदर ही अंदर ना एक जोश भर जाता होगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती होगी। देखो तुम भी अगर सोच लो कॉलोनी में कोई मैच खेल रहे हो अपनी, तो शायद उतनी फीलिंग के साथ नहीं खेल पाओगे, लेकिन अगर समझ लो उसी कॉलोनी में किसी मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलने के लिए आ गए हैं ना, तो तुम्हारा जो जज्बा होगा खेलने का, जो तुम्हारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ना अपनी पारियों खेलते वक्त, वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगी। अगर तुम रोज बॉलिंग बस ऐसे ही आके करा देते थे, लेकिन जब तुम्हें लगेगा कि मैं जिस टीम में खेल रहा हूं उसका कैप्टन जो है भैया रोहित शर्मा है, जिस टीम के लिए बॉलिंग कर रहा हूं उसमें विराट कोहली कहीं पे फील्डिंग कर रहा है, तो तुम भाई पूरी ताकत लगा के डालोगे, पूरी जान झोंक दोगे। तो इसीलिए भाई रोहित शर्मा विराट कोहली जैसे प्लेयरों का टीम में होना जरूरी होता है, क्योंकि दूसरी टीमों की देखो फट्टी तो है भाई कि ये लोग हैं। अगर कल के मैच में जब इंडिया की बॉलिंग आ गई होती, भले ही आई नहीं, लेकिन अगर आ गई होती तो बैट्समैन की देखो इस चीज से ही फटती है कि जिस टीम के खिलाफ हम खेल रहे हैं ना, इस टीम में रोहित और कोहली खड़े हैं जो आसानी से हार नहीं मानेंगे। भले ये लोग बॉलिंग नहीं डालेंगे, लेकिन मेंटली कहीं ना कहीं एक मैसेज पहुंच जाता है कि भाई ये दो लोग आसानी से हारने वाले तो नहीं हैं, और इसी चीज को लेकर बॉलर्स में भी
भैया जोश चढ़ जाता है। वो भी जैसा मैंने कहा एकदम जोरों शोरों से बॉलिंग कराते हैं। बाकी आने वाले मैच में पता चलेगा कितने जोरों शोरों से कराते हैं। खैर बॉलिंग से याद आया कि मोहम्मद शामी को कल बाहर कर दिया था। हालांकि थोड़ा सा शॉक लगा था, लेकिन फिर लगा कि ऑप्शन भी क्या था। सिराज को 2 पल के लिए सोचते, पर सिराज भैया ओडीआई में नंबर 1 रैंक के बॉलर हैं। कसम से भैया इज्जत खराब हो जाती। WTC में नंबर 1 रैंक के बॉलर अश्विन को बाहर किया था, खा गई थी पब्लिक रोहित शर्मा को। तो रोहित भाई ने कहा इस बार ये गलती नहीं करेंगे। और चॉइस जब आती है बुमराह और शामी की, कुछ लोग कहेंगे शामी बड़े विकेट टेकर हैं, लेकिन रोहित भाई ने कहा बुमराह तो बुमराह हैं, डेथ में भी काम आएंगे, शुरुआत में भी काम आएंगे, मिडल ओवर्स में भी काम आएंगे। और उसके अलावा लॉर्ड ठाकुर को इसलिए रखा था कि थोड़ी बैटिंग करेंगे, लेकिन लॉर्ड ठाकुर ने कहा आजी घंटा। हालांकि देखो लॉर्ड ठाकुर को खिलाना ही खिलाना पड़ेगा, क्योंकि एक बैटिंग वाला फैक्टर जरूरत तो पड़ता है। पर बुमराह ने कल के दिन भैया ऐसा खेला कि 3rd हाईएस्ट स्कोरर बन गए कल के मैच में। और चौका भैया सिर्फ ओंगे पोंगे बॉलरों को नहीं मारे हैं। एक चौका शाहीन अफरीदी को मारे, एक चौका नसीम शाह को मारे, एक चौका हारिस रऊफ को मारे। कहा भैया पेस बैटरी हो गए तो अपने घर के हो गए, हमारे सामने ना आ जाना। ब्रॉड को इतना मारे थे टेस्ट में, भूल गए क्या? बाकी देखो श्रेयस अय्यर एक ऐसे बैट्समैन थे जो भले ही जल्दी आउट हो गए, लेकिन जिस तरीके से खेल रहे थे ना, कसम से खुशी हुई। और आउट भी जिस तरीके से हुए, ज्यादा दुख मुझे उनके लिए नहीं हुआ था, क्योंकि मस्त शॉट मारा था भैया, बॉल हाथ में आ गई। वो तो किस्मत खराब थी, थोड़ी सी भी ऊपर हो जाती, थोड़ी सी भी नीचे हो जाती, थोड़ी सी भी दाएं या बाएं हो जाती तो वो भैया बाउंड्री जाना था। बाकी एक नंबर खेल रहे थे, खासकर भैया 5-6 महीने के बाद लौट रहे हैं, तो उसके बाद भी इस तरीके से खेलना काफी अच्छा लगा। और भरोसा बढ़ गया है मेरा आने वाले मैचेस के लिए। बाकी आने वाले मैचेस में वो क्या करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये गिल को क्या हो गया है, बंदे ने अपनी अलग ही थ्योरी बना ली है। मस्त भैया टिकने का, बॉल 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 खेलते जाने का, और उसके बाद सबका हुतिया काट के पवेलियन लौट जाने का। देखो आपने इतनी बॉल डॉट करी, कोई शिकायत नहीं है। मैच की ऐसी सिचुएशन चल रही थी कि भैया बॉल लेनी चाहिए थी, टिकना चाहिए था, 10-15 बॉल और ले लेते, लेकिन कुछ तो रन मारते, 40 मार देते, 45 मार देते, कोई शिकायत नहीं थी। भैया 75 बॉल पर अगर कल के दिन 45 मार के भी गए होते ना, तो भी कोई शिकायत नहीं रहती। लेकिन आपने कहा कि भैया जब अहमदाबाद में होगा मैच तब बताएंगे। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग को क्या लगता है कि कल के मैच को देखने के बाद इंडिया की कौन सी स्ट्रेंथ यहां पे नजर आ रही है और कौन सी वीकनेस है जिस पे इंडिया को काम करना चाहिए? जो भी आपका कहना है, जो भी आपके मन में भसड़ चल रही है, उसको जाके प्लीज कमेंट में जरूर बरसाइएगा। उसके अलावा आपको पता ही है क्या करना है। वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।